हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आजकल मैं बहुत कम वीडियो बना रहा हूँ। मतलब ये है कि ऐसा कोई मैटर तो है नहीं इम्पोर्टेंट जिसके बारे में वीडियो बनाई जाए। हमारे जो व्यूवर्स के कुछ कमेंट्स हैं वो आते हैं, उनको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज भारत सरकार ने 4% डीए की घोषणा कर दी है, डीए और डीआर, और ये 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। 3 महीने के आपको एरियर्स मिलेंगे और इन्होंने आज किया है, तो हम तो आशा यही करते हैं कि अक्टूबर में या दिवाली से पहले पहले जो बकाया है 3 महीने का वो भी, और इस महीने का ये सारा का सारा डीए आपको मिल जाएगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा लाग लपेट की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कलर में बताने की। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत सारे, आज कम से कम 10 फ़ोन आए मेरे पास जो सर्विंग सोल्जर्स हैं डिसेबिलिटी की जानकारी के लिए। अब क्योंकि जितना हमें जानकारी उतना ही हम बता सकते हैं, तो हम यहाँ एक कलेक्टर रूप में बता देते हैं कि अभी जो नए नियम आए हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी जिनका बोर्ड हो गया है, डिसेबिलिटी हो गई है, और अब सितंबर के बाद में जाने वाले हैं, अब मुझे पता नहीं उन पर कौन से नियम लागू होंगे। लेकिन यदि उनको शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया जाता है और वो अनविलिंग करके जाते हैं, तो ये ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज माना जाएगा, जिसका फायदा आपको ओआरओपी में नहीं मिलेगा और भी नुकसान होंगे। यदि आप इनवैलिडमेंट में जाते हो तो ज़्यादा बेटर है। और यदि आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया जाता है और आप सर्विस में रहते हो, तो ये ध्यान रखना कि आप जो मिलता है आपका कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ वो नहीं लेना है। आपको जो मंथली पेंशन मिलेगी डिसेबिलिटी की वो लेनी है। उसका नाम आजकल उन्होंने मंथली कंपेंसेशन या इम्पेयरमेंट रिलीफ रख दिया है। अब उसका ये पता नहीं उसको ये मिलेगा नहीं मिलेगा, जिसको मिलेगा ये बाद में इसका पता चलेगा। और मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था कि इन लोगों के असली चेहरे अब सामने आएंगे। एक तो मैंने यहाँ पर उसका कमेंट लगा रखा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हमारे जो पूर्व सैनिक थे, पता चलेगा वास्तव में ये ओआरओपी की लड़ाई लड़ रहे थे कि इनके दिल में और कुछ था। और यदि इनके दिल में और कुछ था तो यही कारण था, ये प्रॉपर तरीके का ज्ञापन भारत सरकार को नहीं दे पाए, यानी ये चाहते ही नहीं थे भारत सरकार से बात करना। यदि मुद्दा ही खत्म हो जाता तो फिर हल्ला कैसे मचाते। उसी के बारे में एक श्रीमान है, कोई टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये बाद में बताऊंगा आपको अच्छी तरह से। ये है मेरे जंतर मंतर पर बैठा हुआ नंबर 1 का चालाक और धूर्त आदमी, ये है नलिन तलवार। अब देखूंगा एक क्या क्या कहता है, वो तो बाद में लूंगा, पहले उनको ले लूं मैं जो उनकी है। एक तो है भुवन चंद्र, कहते हैं राम राम सर, आपको मैं सैल्यूट करता हूं, आप निष्पक्ष और दिल के साफ सुथरे इंसान हैं। मैं केवल आपके वीडियो देखता हूं और बाकी गुमराह करने वालों के वीडियो देखना बंद कर दिया। एक बार आपको फिर से सैल्यूट, थैंक यू भुवन चंद्र जी। मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको ऐसा कोई भी झूठा वीडियो नहीं डालूंगा जिसका कोई मतलब नहीं है। कोई फैक्ट फिगर होंगे डालेंगे, अदरवाइज हम नहीं डालेंगे। आपके मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये ओमवीर भारिया कहते हैं नाना केस के बारे में बताओ। नाना केस माने नॉन एट्रीब्यूटेबल और नॉट एग्रावेटेड, जो केस है उसको नाना केस कहते हैं। और ये जो कैटेगरी दे रखी हैं 30 जनवरी 2001 के लेटर में, उनमें ए बी सी डी, यानी ए जो कैटेगरी होगी वो कब होगी, बी कब होगी, सी कब होगी, डी कब होगी, यानी उन कैटेगरी में कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। यानी उन एक्टिविटीज़ से वो होगी तो अभी कैटेगरी बी होगी, बी में माना जाएगा, और सी में माना जाएगा, डी में माना जाएगा, ई माना जाएगा। अब आगे तो नहीं बताऊंगा, लेकिन नाना केस का मतलब ये था कि पहले कुछ ऐसी थे ना, कुछ बीमारियाँ जो है हेरिडिटरी होती हैं, तो उनको नहीं माना गया कि आर्मी की वजह से होती है। आदमी के खुद के जो उसका कंस्ट्रक्शन है बॉडी का, उसकी वजह से होती है। कई प्रकार की बीमारी होती है, उसमें पहले ब्लड प्रेशर भी था, हाइपरटेंशन भी था, लेकिन कोर्ट में केस लड़ करके और हाइपरटेंशन को कोर्ट ने ये माना कि ये बीमारी भी
क्योंकि वहाँ की जो स्ट्रेस स्ट्रेन है उसकी वजह से होती है, तो उसको वो ले लिया था। तो नाना केस के वही रूल हैं जो पहले थे, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एक और बहुत बड़ी बात आ रही है कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो कहते हैं साहब कि डिसेबिलिटी 5% कर दी है। भैया जो 5% और जो परसेंटेज दी है वो डॉक्टरों के लिए एक एडवाइस है, वो आपके लिए उससे कोई मतलब भी नहीं है। आपकी जो डिसेबिलिटी होगी उसको डॉक्टर डिसाइड करेंगे। हाँ, नाना केस में यदि आपको कोई परेशानी नहीं हुई है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके बोला कि उसको 5% दिया, लेकिन वो भी इनवैलिड में जाएगा, तो भी वो उसमें जाएगा, अपना इनवैलिडमेंट में जाएगा। लेकिन यदि ब्लड प्रेशर से किसी को कोई परेशानी हो गई तो उसकी डिसेबिलिटी 20% और 20 से वो 50% मिल जाती है। अब ये और लेता हूं, सर रिजर्विस्ट पेंशनर का बताओ उनको क्या न्याय मिलेगा। यह विशाल गुलेरिया, भैया गुलेरिया जी एक बात बताऊं मैं आपको, भैया आपको तो न्याय मिला हुआ है। OMJC की रिपोर्ट में मुझे पता है कि रिजर्विस्ट का पॉइंट हमने वहाँ पर उठाया था, MACP का और रिजर्विस्ट का पॉइंट बहुत अच्छी तरह से उठाया था। हालांकि आपकी डिटेल हमारे पास नहीं थी और ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, लेकिन 1 मैन जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट ने माना कि रिजर्विस्ट को भी OROP दी जा सकती है। अब भारत सरकार भैया इसमें क्या लेती है, तो आप उस पर ये जो बैठे हुए हैं चारों ओर, ये लोगों को बहकाते रहते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, इनसे कहो, यह देखो, इनसे कहो, ये ना 25 नंबर चलो दिल्ली रेलवे स्टेशन। दिल्ली रेलवे स्टेशन तो भाई नानी रह गई है भाई, कि भाई प्रकाश चंद्र जी, क्या कोई परिवार वाले बैठे हैं, घर वाले बैठे हैं, क्या करोगे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर? मतलब अब तक 9 महीने तक कुछ नहीं हुआ तुम लोगों से, और केवल लोगों को बहकाते रहो। और मैं कहता रहा तुम ये कुछ नहीं करने वाले हैं, क्यों ना कि इनके पास ज्ञापन है, ना इनके पास नॉलेज है, ना इनके पास बुद्धि है। केवल ये किसी खास मकसद से बैठे हुए लोग हैं और उस मकसद में आएंगे, और उस मकसद को बड़े ही तरीके से गुस्से में आकर के ये है कोई टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इनने कहा। अब इनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कुछ लोग तो कांग्रेस से टिकट ले गए, कुछ की लड़ाई चल रही है, कुछ भाजपा से लेंगे, कुछ तीसरी जगह से लेंगे, चौथी जगह से लेंगे, उनको OROP से कोई मतलब नहीं है। वो केवल ये भीड़ इकट्ठी करने के लिए, एक्सर्विसमैन को, वर्तमान सरकार को डर दिखाने के लिए, या लोगों को ये लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये भीड़ इकट्ठी हो रही थी। अदरवाइज इन्होंने कोई ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया किसी ने कि क्या नाम है, कि ज्ञापन बना करके भारत सरकार को दे। केवल वो हमने दिया था और उसका एक जवाब आया था। अब जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, इनने पूछे भैया तुमने कोई ज्ञापन दिया है क्या भारत सरकार को, और दिया है तो बता दो यार क्या दिया है, और नहीं दिया है तो फिर लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो। अब लोग तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले। अब ये कोई 25 नवंबर को पता नहीं कहाँ कुछ करने वाले हैं, क्या करेंगे भगवान जाने, ये तो यही जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर इतना जरूर है कि मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा लोग तुम्हारे बहकावे में आएंगे और तुमको पैसा दे करके जाएंगे। अब ये कहते हैं श्रीमान जी, ये नलिन तलवार जी, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। भैया मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं भाई कि अपने मुँह में बैठे, ना तो मैं कहीं खड़ा हो रहा था, ना मैं किसी की बता रहा था। तेरे को क्या खुजली है, जिसका दिल चाहेगा वहाँ से लड़ेगा। ये इनके अंदर की बात निकल करके आ गई, यानी ये भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मैंने कहा था ना कुछ वहाँ से खड़े हो गए। कपिल का पता नहीं है कहाँ से जाएगा, हो सकता है आपसे जाए, या फिर किसान आंदोलन वाला जो रूप चला हुआ है उसमें ही जा करके कुछ करें। समझे, अज्ञानी को अपनी औकात में रहना चाहिए। इनका एक एक शब्द बता रहा है कि इनकी कहीं दुखती नब्ज पर मैंने हाथ रख दिया, यानी मैंने ये कह दिया कि ये लोग भी कहीं पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो पहले ही मैंने कह दिया, तो ऐसा नहीं हो ये वो जाएं और लोग कहें यार दीवान सिंह ने पहले ही कहा था। किसानों की क्या मांग थी और क्या हासिल किया, इस पर अपनी गंदी जुबान बंद रख। तू होता कौन है मेरे से कहने वाला भाई, अपनी गंदी जुबान बंद रखता है। मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं। नुकसान उठा करके बैठे हैं हम, 3000 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान उठाते हैं। ये कुछ आदमी पंजाब से मिलकर के, हरियाणा से मिलकर के और मेरठ से मिलकर के, मतलब एक बहुत अच्छे बिल को ये जबरदस्ती मतलब भारत सरकार पर जोड़ देकर हटवा देते हैं। और तुम्हारे उसमें नहीं आया था ये बिल, भारत सरकार ने वापस लिया था। पंजाब की कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही थी और जो बाद में सिद्ध भी हुई, जिनकी वजह से बिल वापस लेना पड़ गया था। और तुमने किसानों को नुकसान करा दिया। जवान बंद रखेंगे हम तुम्हारे, तुमने जो किया था सब दुनिया पूरा देश जानता है तुमने क्या किया था जनता उसमें दिल्ली में। हमारी जवान बंद करोगे,
हम किसान हैं और किसान के बेटे हैं और हमें पता है कि किसानों की क्या मांग है। तुम कौन होते हो बताने वाले, क्या हमें बताओगे? तू किसको मक्खन लगाना चाहता है? अब तू जहां बोल रहा है ना, तेरे औकात नहीं है वहां पर बात करने की, न तो उस पार्टी से औकात तेरी बात करने की और न प्रधानमंत्री से औकात तेरी बात करने की। समझे? हम क्या मक्खन लगाएंगे और तेरे जैसे हमारे जैसे क्या मक्खन लगाएंगे उसको तो पूरा वर्ल्ड मक्खन लगाता है, आगे पीछे भागता फिरता है। तुम सोरोस के जो है ना सहपाठी खाने वाले, पैसे खाने वाले, उन लोगों में से हो तुम लोग। और यहां तुम तो एक्सरेस को खा गए। चुगलखोरी की आदत है तुझे। मैंने तो भैया तेरी चुगलखोरी की नहीं, और चुगलखोरी में उसकी करूंगा जो मतलब कीमत का आदमी होगा। तुम तो इस लायक भी नहीं हो तुम्हारी चुगलखोरी कर सके। तुझे जिनका नाम ले रहा है उनके सामने आने की तेरी हिम्मत नहीं है। बता कहाँ आना, वहीं आ जाएंगे। हम तो रोजाना वीडियो बनाते हैं। अरे मद्रासी का नाम नहीं लिया, कमाल कर दिया तूने। यानी ये मोहन रंगन की बात कह रहा है। मोहन रंगन की बात करूंगा। मोहन रंगन जैसे आदमी तुम जैसे आदमियों के साथ ही एडजस्ट हो सकते हैं, हम जैसे आदमियों के साथ नहीं। हम बिल्कुल साफ सुथरे आदमी हैं, स्पष्टवादी लोग हैं। मोहन रंगन की हैसियत और औकात मैं जानता हूं। मेरी केरल में और मद्रास में, साउथ में बातें होती हैं लोगों से। इसके खुद के आदमी इसके साथ नहीं रहना चाहते। नहीं है तो जा करके पूछ लो। इसके साथ वही लोग रहना चाहते हैं जिसमें इसकी आदत और तुम्हारी जैसी आदतें। और तुमने जो नुकसान कर दिया ना हमारा, वो तो कभी भरपाई होगी ही नहीं उसकी। सारा कुछ सर्वनाश कर करके बैठे हो तुम, और अब भी बैठे हो। और क्या करके हटोगे भगवान जाने। और मुझे पता है, तुमको खूब पता है भारत सरकार तुम्हारी नहीं मान रही है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए तुम बैठे हो ना, वो उद्देश्य तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए एक बार मेरे सतवीर सिंह साहब ने भी किसानों को लेकर के, जेएनयू के और वहाँ के स्टूडेंट्स को लेकर के और एक्शन को लेकर प्लान बनाया था। उसमें मैंने वीडियो बना दिया था। इनको आदमी नहीं मिले थे, उसी प्रकार तुमको भी आदमी नहीं मिलेंगे। और ये गारंटी बता रहा हूँ तुमको मैं। समझे? देखना कुछ दिन के बाद तुम्हारा क्या हाल बनता है। तुमने जो नुकसान किया है ना भूतपूर्व सैनिकों का, जो कुछ हो जाता, वो सारा का सारा सर्वनाश तुम लोगों ने किया है। अब इसको